भारत में हर विवाह केवल रस्मों, रिचुअल्स, सामाजिक स्वीकृति, सोशल अप्रूवल या पंजीकरण, रजिस्ट्रेशन के कारण स्वतः कानून की दृष्टि से वैध नहीं माना जाता। कई बार कोई विवाह सामाजिक रूप से पूर्णतः स्वीकार्य दिखाई देता है, लेकिन कानूनी रूप से उसे कानूनन अमान्य विवाह, वॉइड मैरिज, अवैध, इलीगल या शून्यकरणीय विवाह, वॉइडेबल मैरिज माना जा सकता है। तो आज हम समझेंगे कानूनन अमान्य विवाह, वॉइड मैरिज क्या होता है, भारत में कौन से विवाह कानूनी रूप से अमान्य माने जाते हैं, कानूनन अमान्य विवाह, वॉइड मैरिज और शून्यकरणीय विवाह, वॉइडेबल मैरिज में क्या अंतर है, ऐसे विवाहों से जन्मे बच्चों का क्या होगा, क्या भरण पोषण, मेंटेनेंस का दावा किया जा सकता है, और न्यायालयों, कोर्ट्स ने समय समय पर कौन से महत्वपूर्ण कानूनी सिद्धांत स्पष्ट किए हैं। यह चर्चा केवल कानूनी जागरूकता, लीगल अवेयरनेस और शैक्षणिक उद्देश्यों, एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है। इसे व्यक्तिगत कानूनी सलाह, इंडिविजुअल लीगल एडवाइस न माना जाए। मित्रों, आपके YouTube चैनल लीगल इन्फॉर्मेशन लॉ इनसाइट्स में आपका स्वागत है। मैं एडवोकेट मुकुंद महाजन हूं। मुझे खुशी है कि हमारे चैनल ने 1 लाख सब्सक्राइबर्स पूरे कर लिए हैं और YouTube सिल्वर क्रिएटर अवार्ड प्राप्त किया है। आपके निरंतर समर्थन के लिए धन्यवाद। अधिक कानूनी जागरूकता वीडियो के लिए चैनल को निःशुल्क सब्सक्राइब करें। आप स्क्रीन पर दिख रहे जीपे QR कोड के माध्यम से 59 रुपये या 119 रुपये की सदस्यता मेंबरशिप लेकर भी चैनल का समर्थन कर सकते हैं। आपके निरंतर विश्वास और समर्थन के लिए धन्यवाद। अब आइए आज के विषय की ओर बढ़ते हैं और भारत में कानूनन अमान्य विवाहों, वॉइड मैरिज की कानूनी अवधारणा, लीगल कॉन्सेप्ट को वैधानिक, स्टैट्यूटरी, न्यायिक, जुडिशियल, व्यक्तिगत विधि, पर्सनल लॉ तथा व्यावहारिक, प्रैक्टिकल दृष्टिकोण से समझते हैं। कानूनन अमान्य विवाह, वॉइड मैरिज क्या होता है? भारतीय वैवाहिक कानून, इंडियन मैट्रिमोनियल लॉ के अंतर्गत वॉइड मैरिज का अर्थ सामान्यतः ऐसा विवाह होता है जिसे कानून प्रारंभ से ही वैध मान्यता नहीं देता। सरल शब्दों में कहें तो कानून ऐसे विवाह को प्रारंभ से ही कानूनी वैधता, लीगल वैलिडिटी से रहित मानता है, हालांकि आवश्यक परिस्थितियों में सक्षम न्यायालय, कॉम्पिटेंट कोर्ट से औपचारिक घोषणा, फॉर्मल डिक्लेरेशन प्राप्त की जा सकती है। व्यावहारिक जीवन में पक्षकार, पार्टीज प्रायः निम्न विवादों से बचने हेतु विवाह निरस्तीकरण, नलिटी की औपचारिक घोषणा के लिए न्यायालय जाते हैं। संपत्ति, प्रॉपर्टी, भरण पोषण, मेंटेनेंस, उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, अभिरक्षा, कस्टडी या पुनर्विवाह, रीमैरिज। हिंदू मैरिज एक्ट 1955 सेक्शन 11 के अंतर्गत कुछ विवाहों को विशेष रूप से कानूनन अमान्य माना गया है। इसी प्रकार के प्रतिबंध विशेष विवाह अधिनियम 1954, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में भी पाए जाते हैं। प्रथम श्रेणी जीवनसाथी के जीवित रहते दूसरा विवाह। कानूनन अमान्य विवाह, वॉइड मैरिज का सबसे सामान्य उदाहरण द्विविवाह, बिगेमी है। हिंदू लॉ के अंतर्गत यदि कोई व्यक्ति अपने विधिक जीवनसाथी, लीगली वेडेड स्पाउस के जीवित रहते दूसरा विवाह करता है तो दूसरा विवाह लागू व्यक्तिगत विधि, एप्लीकेबल पर्सनल लॉ के अंतर्गत कानूनन अमान्य माना जा सकता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 5, सेक्शन 5 के अनुसार विवाह के समय किसी भी पक्ष का जीवित जीवनसाथी नहीं होना चाहिए। अतः यदि तलाक, डिवोर्स नहीं हुआ है या पूर्व विवाह विधिक रूप से समाप्त नहीं हुआ है तो बाद का विवाह कानूनन अमान्य माना जा सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा आचरण भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत द्विविवाह, बिगेमी या संबंधित वैवाहिक अपराध, रिलेटेड मैट्रिमोनियल ऑफेंसेस भी बन सकता है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी स्पष्टीकरण, लीगल क्लैरिफिकेशन है। केवल संबंध, रिलेशनशिप, साथ रहना, कंपेनियनशिप, लिव इन रिलेशनशिप स्वतः विधिक रूप से वैध दूसरे विवाह को सिद्ध नहीं करता। जहां व्यक्तिगत विधि, पर्सनल लॉ आवश्यक वैवाहिक रस्मों, एसेंशियल मैरिज सेरेमनीज को अनिवार्य बनाती है, वहां न्यायालय सामान्यतः उन रस्मों के प्रमाण की अपेक्षा करते हैं। केवल फोटोग्राफ्स, साथ रहना, कोहैबिटेशन, सामाजिक मान्यता, सोशल रिकॉग्निशन या वरमाला, एक्सचेंज ऑफ गार्लैंड्स
अपने आप में विधिक विवाह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त नहीं माने जा सकते यदि अनिवार्य रस्में आवश्यक हों। इस सिद्धांत पर भारत के उच्चतम न्यायालय के अनेक निर्णयों में चर्चा की गई है। द्वितीय श्रेणी निषिद्ध संबंधों प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप्स में विवाह। कुछ भारतीय वैवाहिक कानून इंडियन मैट्रिमोनियल लॉज निकट रक्त संबंधों क्लोज ब्लड रिलेशनशिप्स में विवाह पर प्रतिबंध लगाते हैं। उदाहरण के रूप में भाई और बहन ब्रदर एंड सिस्टर, मामा और भांजी बटा चाचा और भतीजी अंकल एंड नीज, मौसी या बुआ और भांजा बटा भतीजा आंट एंड नेफ्यू तथा अन्य निकट संबंध। ऐसे विवाह सामान्यतः कानूनन अमान्य माने जाते हैं जब तक कि कोई वैध एवं स्थापित प्रथा वैलिड एंड एस्टैब्लिश्ड कस्टम उन्हें अनुमति न देती हो। भारतीय वैवाहिक कानून यह स्वीकार करता है कि कुछ समुदायों कम्युनिटीज में ऐसी दीर्घकालीन प्रथाएं लॉन्ग स्टैंडिंग कस्टम्स हो सकती हैं जो सामान्य हिंदू कानून जनरल हिंदू लॉ के अंतर्गत निषिद्ध विवाहों की अनुमति देती हों। अतः न्यायालय निम्न बातों की जांच कर सकते हैं: प्रथा का अस्तित्व एग्जिस्टेंस ऑफ कस्टम, निरंतर पालन कंटिन्यूटी ऑफ प्रैक्टिस, निश्चितता सर्टेनिटी तथा सामुदायिक स्वीकृति कम्युनिटी एक्सेप्टेंस। यदि वैधानिक रूप से मान्य प्रथा सिद्ध नहीं होती तो ऐसा विवाह कानूनन अमान्य घोषित किया जा सकता है। तृतीय श्रेणी सपिंडा विवाह सपिंदा मैरिजेस। हिंदू कानून हिंदू लॉ में एक महत्वपूर्ण अवधारणा सपिंडा संबंध सपिंदा रिलेशनशिप की है। हिंदू कानून कुछ निकट पैतृक संबंधों क्लोज एंसेस्ट्रल रिलेशनशिप्स में विवाह को प्रतिबंधित करता है, चाहे वह पिता की ओर से फादर्स साइड या माता की ओर से मदर्स साइड हो। यदि कोई मान्य प्रथा रिकग्नाइज्ड कस्टम ऐसी अनुमति नहीं देती तो ऐसा विवाह हिंदू विवाह अधिनियम 1955 के अंतर्गत कानूनन अमान्य माना जा सकता है। इस प्रावधान का उद्देश्य अत्यधिक निकट पारिवारिक वंश क्लोजली कनेक्टेड फेमिलियल लिनिएज में विवाह को रोकना है। कानूनन अमान्य विवाह वॉइड मैरिज और शून्यकरणीय वॉइडेबल विवाह में अंतर। बहुत से लोग कानूनन अमान्य विवाह वॉइड मैरिज और शून्यकरणीय विवाह वॉइडेबल मैरिज के बीच भ्रमित हो जाते हैं, लेकिन कानूनी दृष्टि से दोनों में बड़ा अंतर है। कानूनन अमान्य विवाह वॉइड मैरिज प्रारंभ से ही वैध नहीं माना जाता, जबकि शून्यकरणीय विवाह वॉइडेबल मैरिज तब तक वैध बना रहता है जब तक सक्षम न्यायालय कॉम्पिटेंट कोर्ट उसे निरस्त एनल न कर दे। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 12 सेक्शन 12 के अंतर्गत निम्न परिस्थितियों में विवाह शून्यकरणीय हो सकता है: धोखाधड़ी, फ्रॉड, दबाव, कोअर्शन, कानून द्वारा मान्य परिस्थितियों में महत्वपूर्ण तथ्यों का छिपाना, कंसीलमेंट ऑफ मटीरियल फैक्ट्स, नपुंसकता, इम्पोटेंसी या मानसिक अक्षमता, मेंटल इनकैपेसिटी के कुछ रूप। यदि सहमति, कंसेंट, बल या धोखे से प्राप्त की गई हो तो विवाह स्वतः कानूनन अमान्य नहीं हो जाता। प्रभावित पक्ष अफेक्टेड पार्टी को विवाह निरस्तीकरण एनलमेंट हेतु न्यायालय जाना पड़ता है। जब तक न्यायालय विवाह को निरस्त नहीं करता तब तक ऐसा विवाह विधिक रूप से वैध बना रहता है। बाल विवाह चाइल्ड मैरिज के बारे में क्या? अब आइए बाल विवाह चाइल्ड मैरिज को समझते हैं। बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम 2006 प्रोहिबिशन ऑफ चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंतर्गत वर्तमान में निर्धारित न्यूनतम आयु मिनिमम एज सामान्यतः पुरुषों के लिए 21 वर्ष तथा महिलाओं के लिए 18 वर्ष है। हालांकि यहां एक महत्वपूर्ण कानूनी तथ्य अक्सर गलत समझ लिया जाता है। हर बाल विवाह प्रारंभ से ही स्वतः पूर्णतः कानूनन अमान्य विवाह वॉइड मैरिज नहीं माना जाता। इस अधिनियम के अंतर्गत अनेक बाल विवाह उस पक्ष पार्टी के विकल्प ऑप्शन पर शून्यकरणीय वॉइडेबल माने जाते हैं जो विवाह के समय बालक या बालिका था। हालांकि कुछ गंभीर परिस्थितियों वाले बाल विवाह जिनमें शामिल हैं मानव तस्करी ट्रैफिकिंग, दबाव या बल प्रयोग कोअर्शन, बहलाना फुसलाना एंटाइसमेंट, अपहरण किडनैपिंग या शोषण एक्सप्लॉयटेशन, उन्हें कानून के अंतर्गत कानूनन अमान्य विवाह वॉइड मैरिज माना जा सकता है। अतः कानूनी परिणाम लीगल कॉन्सिक्वेंसेस प्रत्येक मामले के तथ्यों फैक्ट्स
और लागू वैधानिक प्रावधानों एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस पर निर्भर करते हैं। कानूनन अमान्य विवाह वॉइड मैरिज से जन्मे बच्चों के अधिकार। अब हम एक अत्यंत महत्वपूर्ण और संवेदनशील कानूनी प्रश्न पर आते हैं। कानूनन अमान्य विवाह वॉइड मैरिज या शून्यकरणीय विवाह वॉइडेबल मैरिज से जन्मे बच्चों का क्या होगा? कानून निर्दोष बच्चों की सुरक्षा करता है। हिंदू विवाह अधिनियम 1955 की धारा 16 कानूनन अमान्य विवाह वॉइड मैरिज और शून्यकरणीय विवाहों से जन्मे बच्चों को वैधता लिजिटिमेसी प्रदान करती है। इसका अर्थ यह है कि केवल इसलिए कि माता पिता का विवाह कानूनी दोषों लीगल डिफेक्ट्स से ग्रस्त था, बच्चे को अवैध इलेजिटिमेट नहीं माना जाएगा। हालांकि न्यायिक निर्णयों जुडिशियल डिसीजंस में समय के साथ पैतृक संपत्ति एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी या सहभाज्य संपत्ति कोपासेनरी प्रॉपर्टी में अधिकारों की सीमा के संबंध में विभिन्न व्याख्याएं विकसित हुई हैं, जो वैधानिक व्याख्या स्टैट्यूटरी इंटरप्रिटेशन और तथ्यात्मक परिस्थितियों फैक्चुअल कॉन्टेक्स्ट पर निर्भर करती हैं। अतः ऐसे मामलों में उत्तराधिकार विवाद इनहेरिटेंस डिस्प्यूट्स कानूनी रूप से जटिल हो सकते हैं। क्या कानूनन अमान्य विवाह में भरण पोषण मेंटेनेंस का दावा किया जा सकता है? यह क्षेत्र न्यायिक व्याख्या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन के माध्यम से काफी विकसित हुआ है। कुछ मामलों में न्यायालयों ने राहत रिलीफ प्रदान की है जहां किसी महिला को धोखा दिया गया हो, वह पूर्व विवाह अर्लियर मैरिज के अस्तित्व से अनभिज्ञ रही हो या उसने सद्भावना गुड फेथ में संबंध स्थापित किया हो। कुछ परिस्थितियों में न्यायालयों ने शोषण एक्सप्लॉयटेशन और अन्याय इनजस्टिस को रोकने के लिए लाभकारी बेनिफिशियल सोशली पर्पसिव व्याख्याएं अपनाई हैं। हालांकि विभिन्न कानून डिफरेंट स्टैट्यूट्स अलग अलग प्रकार से लागू हो सकते हैं और अधिकार एंटाइटलमेंट अक्सर उस विशेष कानूनी प्रावधान स्पेसिफिक लीगल प्रोविजन पर निर्भर करता है जिसके अंतर्गत न्यायालय में दावा किया गया हो। भरण पोषण का अधिकार निम्न बातों पर भी निर्भर करता है: लागू कानून एप्लीकेबल स्टैट्यूट, मामले के तथ्य फैक्ट्स ऑफ द केस, साक्ष्य एविडेंस तथा न्यायालय के समक्ष सिद्ध संबंध नेचर ऑफ रिलेशनशिप प्रूव्ड बिफोर द कोर्ट। अतः प्रत्येक कानूनन अमान्य विवाह वॉइड मैरिज स्वतः भरण पोषण का अधिकार उत्पन्न नहीं करता। क्या पंजीकरण रजिस्ट्रेशन किसी अवैध विवाह को वैध बना देता है? यह एक और बड़ा भ्रम मिसकंसेप्शन है। बहुत से लोग मानते हैं कि केवल पंजीकरण रजिस्ट्रेशन से हर विवाह कानूनी रूप से वैध हो जाता है। यह सही नहीं है। पंजीकरण मुख्यतः विवाह का अभिलेखन रिकॉर्डिंग या प्रमाण एविडेंस होता है। यह स्वयं किसी ऐसे विवाह को वैध नहीं बनाता जो मूल वैधानिक कानून सब्सटैंटिव लॉ द्वारा प्रतिबंधित हो। उदाहरण के लिए, यदि पहला जीवन साथी फर्स्ट स्पाउस विधिक रूप से जीवित है और पूर्व विवाह अभी भी विद्यमान है, तो दूसरा विवाह कानूनन अमान्य विवाह वॉइड मैरिज माना जा सकता है और केवल पंजीकरण उस अवैधता को समाप्त नहीं कर सकता। इसी प्रकार निषिद्ध संबंध प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में किया गया विवाह केवल पंजीकरण के कारण स्वतः वैध नहीं हो जाता। विवाह की मूल वैधानिक आवश्यकताओं सब्सटैंटिव लीगल रिक्वायरमेंट्स का पालन होना आवश्यक है। मुस्लिम लॉ के अंतर्गत स्थिति। परंपरागत मुस्लिम व्यक्तिगत विधि ट्रेडिशनल मुस्लिम पर्सनल लॉ ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम पुरुषों के लिए सीमित बहुविवाह लिमिटेड पॉलीगैमी को मान्यता देती रही है। हालांकि यह विषय विभिन्न वैधानिक संवैधानिक और न्यायिक चर्चाओं का भी हिस्सा रहा है। सही कानूनी रूप से वैध विवाह बटा लीगली वैलिड मैरिज। बातिल पूर्णतः कानूनन अमान्य विवाह बटा कंप्लीटली वॉइड और इनवैलिड मैरिज, या फासिद अनियमित या कानूनी रूप से दोषपूर्ण विवाह बटा इरेगुलर और लीगली डिफेक्टिव मैरिज। कुछ निषिद्ध रक्त संबंधों प्रोहिबिटेड ब्लड रिलेशनशिप्स में विवाह सामान्यतः मुस्लिम व्यक्तिगत विधि मुस्लिम पर्सनल लॉ के अंतर्गत कानूनन अमान्य विवाह वॉइड मैरिज माना जाता है। परंपरागत मुस्लिम व्यक्तिगत विधि ट्रेडिशनल मुस्लिम पर्सनल लॉ ऐतिहासिक रूप से मुस्लिम पुरुषों के लिए सीमित बहुविवाह लिमिटेड पॉलीगैमी को मान्यता देती रही है, किंतु यह लागू वैधानिक प्रावधानों एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस न्यायिक व्याख्या जुडिशियल इंटरप्रिटेशन तथा विशेष परिस्थितियों में उत्पन्न होने वाले अन्य कानूनी परिणामों
लीगल कॉन्सिक्वेंसेस के अधीन हो सकता है। अतः कानूनी स्थिति निम्न बातों पर निर्भर कर सकती है। लागू मुस्लिम विधि शाखा, स्कूल ऑफ मुस्लिम लॉ एप्लीकेबल। वैधानिक प्रावधान, स्टैट्यूटरी प्रोविजंस तथा प्रत्येक मामले के तथ्य, फैक्ट्स ऑफ ईच केस। लिव इन संबंध, लिव इन रिलेशनशिप्स अलग हैं। लिव इन संबंध, लिव इन रिलेशनशिप स्वतः विधिक रूप से वैध विवाह, लीगली वैलिड मैरिज के समान नहीं माना जाता। लिव इन संबंध के कानूनी परिणाम, लीगल कॉन्सिक्वेंसेस, मुख्यतः निम्न बातों पर निर्भर करते हैं। संबंध की अवधि, ड्यूरेशन। साथ रहने की प्रकृति, नेचर ऑफ कोहैबिटेशन। साक्ष्य, एविडेंस तथा लागू वैधानिक प्रावधान, एप्लीकेबल स्टैट्यूटरी प्रोविजंस। हालांकि भारतीय न्यायालयों, इंडियन कोर्ट्स ने कुछ परिस्थितियों में दीर्घकालिक लिव इन संबंधों, लॉन्ग टर्म लिव इन रिलेशनशिप्स में कुछ कानूनी सुरक्षा, लीगल प्रोटेक्शंस को मान्यता दी है, विशेष रूप से घरेलू हिंसा से संरक्षण, डोमेस्टिक वायलेंस प्रोटेक्शन। कुछ परिस्थितियों में भरण पोषण संबंधी दावे, मेंटेनेंस रिलेटेड क्लेम्स तथा बच्चों के कल्याण, वेलफेयर ऑफ चिल्ड्रन के संबंध में। हालांकि प्रत्येक लिव इन संबंध स्वतः वैवाहिक कानूनी स्थिति, लीगल मैरिटल स्टेटस उत्पन्न नहीं करता और न ही वैध विवाह से उत्पन्न सभी अधिकार प्रदान करता है। महत्वपूर्ण व्यावहारिक वास्तविकता, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल रियलिटी। अनेक वैवाहिक विवाद, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स इसलिए उत्पन्न होते हैं क्योंकि पक्षकार केवल सामाजिक समारोहों, सोशल सेरेमनीज, फोटोग्राफ्स, सामुदायिक मान्यता, कम्युनिटी रिकॉग्निशन या पंजीकरण प्रमाण पत्रों, रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट्स पर निर्भर रहते हैं, बिना विवाह की वास्तविक कानूनी वैधता, एक्चुअल लीगल वैलिडिटी की जांच किए। भारत में विवाह कानून, मैरिज लॉ इन इंडिया, निम्न बातों से संबंधित है। व्यक्तिगत विधि, पर्सनल लॉ। वैधानिक शर्तें, स्टैट्यूटरी कंडीशंस। साक्ष्य, एविडेंस। न्यायिक दृष्टांत, जुडिशियल प्रेसिडेंस तथा प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं, प्रोसीजरल रिक्वायरमेंट्स। अतः वैधता, लीगैलिटी केवल सामाजिक स्वीकृति, सोशल एक्सेप्टेंस पर निर्भर नहीं करती। निष्कर्ष, कंक्लूजन। तो मित्रों, आज हमने समझा कि भारतीय कानून, इंडियन लॉ के अंतर्गत कुछ विवाह लागू कानून के अनुसार पूर्णतः कानूनन अमान्य विवाह, वॉइड मैरिज माने जाते हैं। कुछ केवल शून्यकरणीय विवाह, वॉइडेबल मैरिजेस होते हैं। और कुछ संबंध सामाजिक रूप से स्वीकार्य दिखाई देने के बावजूद कानूनी दोषों, लीगल डिफेक्ट्स से ग्रस्त हो सकते हैं। इसके परिणाम उत्तराधिकार, इनहेरिटेंस, भरण पोषण, मेंटेनेंस, अभिरक्षा, कस्टडी, पुनर्विवाह, रीमैरिज तथा यहां तक कि आपराधिक दायित्व, क्रिमिनल लायबिलिटी को प्रभावित कर सकते हैं। अतः वैवाहिक मुकदमेबाजी, मैट्रिमोनियल लिटिगेशन में प्रवेश करने या कानूनी कार्यवाही, लीगल प्रोसीडिंग्स प्रारंभ करने से पहले विवाह की कानूनी स्थिति, लीगल स्टेटस ऑफ मैरिज को समझना अत्यंत आवश्यक है। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। यदि आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो कृपया वीडियो को लाइक करें, निःशुल्क सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट्स में साझा करें। अधिक कानूनी जानकारी, लीगल इनसाइट्स के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें। मैं जल्द ही अगले वीडियो में आपसे पुनः मिलूंगा। जय हिंद, जय भारत।